भारत और चीन के संबंध को उतना जानने की कोशिश करेंगे जितना हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और उतना मटेरियल जितना आपको जानना चाहिए, और एक मेंस का अच्छा आंसर आप जिससे लिख सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो सीमा विवाद है। तो सीमा विवाद के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है वो उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जो सीमा विवाद है वहीं से सीमा विवाद की शुरुआत होती है, जहां मैकडोनाल्ड और मैकर्टनी लाइन को भारत और चीन असहमति जताते हैं दोनों, और 1962 के युद्ध के बाद जो लाइन डिसाइड हुई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है, कई बार पेट्रोलिंग को लेकर, पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर कई बार कुछ फ्लैश पॉइंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। तो कौन से वो फ्लैश पॉइंट्स हैं? दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग, पैगोंग त्सोलेक और चुशुल और डेमचौक, पैगोंग सोलेक, चुशुल और डेमचौक, ये सारे कुछ फ्लैश पॉइंट हैं जो आपके वेस्टर्न सेक्टर के डिस्प्यूटेड रीजन में आते हैं। उसी तरह मिडिल सेक्टर में आपको किरोकी और बाराहोती ये जगह है जो डिस्प्यूटेड है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जगह है। उसी प्रकार ईस्टर्न सेक्टर में तवांग, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना हिस्सा बताता है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो दिस पोर्शन इज नोन एज अक्साई चीन, और अक्साई चीन इस समय चीन के कब्जे में है। अक्साई चीन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना विच इज क्लेम्ड बाय इंडिया। कुछ इस तरह की स्थिति बनती है, और ईस्टर्न सेक्टर इज क्लेम्ड बाय चाइना विच इज करेंटली गवर्न्ड बाय इंडिया। तो ये ईस्टर्न सेक्टर पर अरुणाचल प्रदेश पर पूरा दावा अपना ठोकता है, जबकि वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में अक्साई चीन वाले हिस्से पर विवाद की स्थिति है। इस विवाद को सुलझाने के लिए अगर आप भारत चाइना के संबंधों को देखें, तो अगर हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करना चाहें भारत चाइना के संबंधों को, भारत चीन संबंधों को, साइनो इंडियन रिलेशनशिप को, इफ यू वांट टू डिवाइड दिस रिलेशनशिप इन डिफरेंट स्टेजेस, तो फर्स्ट स्टेज विल बी कॉल्ड एग्रेसिव स्टार्ट, क्योंकि जब चाइना रिपब्लिक बना 1949 में और भारत की आजादी 1947 में हुई, उसके बाद से ही दोनों के बीच के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि चाइना ने एनेक्स किया है तिब्बत को, और तिब्बत के एनेक्सेशन के बाद जो तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा वो भारत आ जाते हैं, और दलाई लामा भारत के आने के बाद ये चीज चाइना को इर्क कर देती है, और कहीं ना कहीं ये कारण बनता है 1962 के भारत चाइना लड़ाई का। और 1962 के बाद 1967 में भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रे के पास भी एक झड़प होती है, जिसको नाथुला स्किर्मिश के नाम से कहते हैं। उसी बीच 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है। तो शुरुआती 20 वर्ष है दोनों देशों की आजादी के बाद का, वो एग्रेसिव स्टार्ट कह सकते हैं, एक आक्रामक शुरुआत कह सकते हैं दोनों देशों के बीच के संबंधों की। अगर स्टेज 2 की बात देखें तो संबंध थोड़ा सा ठीक ठाक होने शुरू हुए, पॉलिटिकल इनडिफरेंस की कंडीशन आ जाती है, जिसमें 1978 में डैंग जियोपिंग वहां के प्रीमियर ने म्यूचुअल एडजस्टमेंट से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की पॉलिसी लेकर आते हैं, और इसके जवाब में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी डीलिंकिंग की पॉलिसी लेकर आते हैं। दरअसल डीलिंकिंग की पॉलिसी ये होती है कि अगर हमारा सीमा विवाद है तो ठीक है, सीमा विवाद है तो उसको हम अलग से सुलझा लेंगे, लेकिन सीमा विवाद दूसरे क्षेत्रों में कोऑपरेशन पर अड़ंगा नहीं बनना चाहिए, दूसरे क्षेत्रों में जो कोऑपरेशन है उसको हिंडर नहीं करना चाहिए। यानी कि यहीं से शुरुआत हो जाती है अच्छे ट्रेड रिलेशन की। 90 के दशक में भारत और चीन के बीच ट्रेड रिलेशन स्टार्ट होता है, और अब वो ट्रेड रिलेशन 150 बिलियन यूएस डॉलर का भारत और चीन के बीच ट्रेड रिलेशन जाकर पहुंच चुका है। ये शुरुआत डैंग जियोपिंग की म्यूचुअल एडजस्टमेंट टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू म्यूचुअल एडजस्टमेंट पॉलिसी, और भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के डीलिंकिंग की पहल के बाद से ये ट्रेड रिलेशन शुरू होता है। लेकिन जब भी कभी भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट की बात आती है, भारत और चीन एक दूसरे के सामने आक्रामक, एक दुश्मन की तरह खड़े हुए दिखाई देते हैं। हालांकि दूसरे अन्य क्षेत्रों में कोऑपरेशन बहुत ही शानदार था कि भारत और चीन एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाते हैं। उसी तरह तीसरे स्टेज को अगर देखें तो स्ट्रेटेजिक डायलेमा की सिचुएशन है कि भाई जब भी ट्रेड की बात होगी, जब भी कोऑपरेशन की बात होगी, जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होगी, जब भी WTO में रिफॉर्म्स की बात होगी, भारत और चीन एक स्टेज पर साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आता है, निश्चित रूप से आमने सामने ये सब दुश्मन देश की तरह खड़े हो जाते हैं। तो 2017 जैसे ही बॉर्डर डिस्प्यूट का नाम आता है, डोकलाम स्टैंड ऑफ, एक बार फिर चाइना गुस्ताखी करता है भारत में। भारत, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पर डोकलाम स्टैंड ऑफ हो जाता है। 2020 में गलवान क्लैश होता है, और 2025 में फिर से रिन्यूड इंगेजमेंट हो जाते हैं। तो 2020 जो कोविड का दौर था और भारत चाइना के रिश्ते थोड़ा सा गड़बड़ हुए थे, उसी टाइम गलवान क्लैश, गलवान झड़प होती है, और भारत चाइना के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट्स रोक दी जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी जाती है, जो अभी हाल ही में फिर से शुरू कर दी गई है, और भारत और चीन के बीच से रिन्यूड इंगेजमेंट के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ अगर हम डोकलाम और गलवान क्लैश की बात करें तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डोकलाम और गलवान क्लैश के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने अपना मैसेज भी दिया कि आखिर चाइना इस तरह के छोटे छोटे क्लैश करके क्या मैसेज देना चाहता है। तो कुछ मैसेज है
चाइना शायद भारत के थ्रू मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, भारत को दिखा रहा है मसल फ्लेक्सिंग करके। चाइना शायद साउथ चाइना सी के छोटे देशों को ये दिखा रहा है कि इफ इंडिया कैन बी टेम्ड ऑफ, यू कुड ऑल्सो बी। चाइना शायद वेस्टर्न कंट्रीज को, चाइना शायद यूरोपियन कंट्रीज को ये शो करना चाहता है कि जिसको आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते हैं इंडियन ओशन रीजन में, वो वास्तव में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है नहीं, वो अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं कर सकता है। उसी तरह कहीं ना कहीं चाइना डोकलाम स्टैंड ऑफ के थ्रू, भूटान के थ्रू ये मैसेज देना चाहता है कि आप यानी भूटान को अपने फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस डायरेक्टली चाइना के साथ डील करने चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि भूटान अपने फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स इंडिया के थ्रू डील करता रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत और भूटान के बीच के संबंधों में दरार डालने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर से रिन्यूड एंगेजमेंट कहीं ना कहीं रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी उसको सही करने का एक अच्छा प्रयास है। तो आप कह सकते हैं कि जो ये दौर चल रहा है, कंटेम्परेरी टाइम चल रहा है, कि स्ट्रेटेजिक डायलेमा की स्टेज चल रही है। तो हमने भारत और चीन के संबंधों के स्टेजेस को देखा। तो शुरुआती स्टेज जो कहलाई, शुरुआती स्टेज एग्रेसिव स्टार्ट थी, उसके बाद पॉलिटिकल इंडिफरेंस की कंडीशन आई और अब स्ट्रेटेजिक डायलेमा की कंडीशन आई है। अब अगर हम देखें कि बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए समय समय पर किया क्या गया है, तो भारत की तरफ से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, भारत और चीन ने 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। 96 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट लिए गए हैं, जिसमें भारत और चीन वेस्टर्न बॉर्डर पर फायर आर्म्स का यूज नहीं करेंगे, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ ही साथ कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की जाएगी। यहाँ पर 2003 में किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की टॉक की जाएगी, ये कहा गया, और भारत की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे भारत के एनएस से। उसी तरह 2012 में वर्किंग ग्रुप बनाया गया कॉन्फिडेंस और कोऑपरेशन के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और कोऑपरेशन। तो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए हमने ये किया है। चाइना साथ ही एक बहुत बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिसको वन बेल्ट वन रोड कहते हैं, जिसके 2 बड़े हिस्से हैं, इकोनॉमिक सिल्क रोड और 21st सेंचुरी मैरीटाइम रोड, जिसके थ्रू चाइना अपनी सिल्क रोड को, एंशिएंट सिल्क रोड को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और उन देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है जो एंशिएंट पीरियड से उसके साथ चले आ रहे हैं। ये काम करेगा चाइना इन्वेस्टमेंट करके, इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके। तो इन देशों में बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना लगा रहा है, लेकिन उससे संबंधित कुछ कंसर्न भी हैं। जैसे ये माना जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट, जो ये इन्वेस्टमेंट है चाइना की तरफ से, बड़े ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनकी फंडिंग कहां से होगी, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनकी फंडिंग सेंट्रलाइज्ड होगी और स्टेट ओन्ड बैंक के थ्रू होगी चाइना में। ये चीजें कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को क्वेश्चन करती है। उसी तरह चाइना इन प्रोजेक्ट को मिलिटराइज भी कर सकता है, ऐसा शक जताया जाता है, और इस शक को मजबूती उस समय मिल जाती है जब चाइना जिबूती में जो एक डेवलप कर रहा था पोर्ट, उसको पहला अपना चाइना का ओवरसीज नेवल बेस बना लेता है। उसी तरह इकोलॉजिकल कंसर्न है कि चाइना जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न भी क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल, बड़े लेवल पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं। जो देश चाइना को लोन, जो इस प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं और वो लोन चुकाने में असफल हो जाते हैं, तो वो देश का, उस देश का वो लैंड चाइना लीज पर ले लेता है, या फिर उस लोन को भी चुकता करने के लिए चाइना और लोन देता है। इसी को डेट ट्रैप पॉलिसी कहते हैं। तो भारत को भी इस पर कंसर्न है। सॉवरेनिटी का एक इशू आता है कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी को हार्म करता है चाइना। जैसे चाइना का एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चाइना के काशगार से निकलकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है, और दुर्भाग्य की बात है कि ये पोर्ट, ये जो सीपैक प्रोजेक्ट है, भारत के अभिन्न हिस्सा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो को अभी पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उससे होकर जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत के सॉवरेनिटी को ये चैलेंज करता है। तो इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, चाइना के ओबीओआर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसी तरह जो चाइना का ये ओबीओआर प्रोजेक्ट है, उसको यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। यानी अगर देखें तो इंडियन ओशन रीजन में एक मोतियों की माला की तरह का बना रहे हैं। यानी कि ये साउथ चाइना सी में मल्टीपल पोर्ट्स बना रहे हैं, श्रीलंका में पोर्ट्स बना रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में पोर्ट बना रहे हैं, पाकिस्तान में बना रहे हैं, और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में पोर्ट्स बनाकर इनसर्किल करने की कोशिश कर रहे हैं भारत को और इंडियन ओशन रीजन को। उसके जवाब में भारत ने क्या प्रोजेक्ट चलाए हैं अगर आप देखें तो नेकलेस ऑफ डायमंड, जैसे भारत ने भी चांगी पोर्ट सिंगापुर में, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में, दुकुम पोर्ट ओमान में डेवलप किया है। भारत कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें भारत और म्यांमार एक साथ जुड़ेंगे और भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है उस पर जो इनसिक्योरिटी है, परपेचुअल इनसिक्योरिटी, उसको दूर करेंगे। इसी तरह बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसी तरह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिस पर भारत काम कर रहा है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसमें भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह इंटरनेशनल या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी भारत काम कर रहा है। ये सारी पॉलिसी, ये सब भारत की काउंटर रणनीति के तहत है, ओबीओआर के। इसी तरह भारत नेबरहुड फर्स्ट, अपने पड़ोसियों को पहली प्राथमिकता दे रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट मौसम, सागरमाला और प्रोजेक्ट सागर पर भी काम कर रहा है, जिससे इंडियन ओशन रीजन के साथ भारत के संबंध, इंडियन ओशन रीजन वाले देश क्षेत्रों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हो सके।
अगर ट्रेड रिलेशन देखें तो करीब 130 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, जिसमें भारत की डेफिसिट है 90 बिलियन यूएस डॉलर की। इसके पीछे कारण यह है कि भारत लो वैल्यूड प्रोजेक्ट और स्लैग, ऐश इत्यादि मैरीन प्रोजेक्ट इत्यादि चाइना को बेचता है, लेकिन भारत जो प्रोजेक्ट खरीदता है, जो प्रोडक्ट्स खरीदता है, वो या तो बहुत अधिक वैल्यू के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। इसके लिए भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कट करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट को लगाया है। तो ये आपने आज भारत और चाइना के संबंधों को बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया है। इसी तरह के लेक्चर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।